अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर, उसकी डाटा टाइप और फर्दर कुछ रैम और 8051 के स्टैक और फ्लैग रजिस्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। 8051 में जो डाटा टाइप है वो 8 बिट है। इसका मतलब यह है कि 8051 के अंदर जितने भी डाटा प्रोसेसिंग रजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे 8 बिट में हैं। तो इस वजह से जो 8051 की डाटा टाइप है वो 8 बिट है। दो स्पेशल रजिस्टर जो कि पीसी हैं और डाटा पॉइंटर हैं वो 16 बिट्स हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी 8051 में रजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे 8 बिट के हैं। तो आपने अगर 8051 के अंदर कुछ ऐसा डाटा प्रोसेस करना है जिसका साइज़ 8 बिट से ज़्यादा है तो आपने पहले उस डाटा को 8 बिट्स के चंक्स के अंदर या पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। फिर उसके बाद आप उसको 8051 के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। तो 8051 में क्योंकि जितने भी रजिस्टर्स हैं जिनके अंदर आप डाटा प्लेस कर सकते हैं वो 8 बिट के हैं, तो और इट मीन्स कि जो आप एक रजिस्टर के अंदर मिनिमम वैल्यू पुट कर सकते हैं वो 0 है और मैक्सिमम जो वैल्यू आप डेसिमल में पुट कर सकते हैं वो 255 है। और अगर हेक्साडेसिमल में देखें तो एक रजिस्टर के अंदर 00 से लेकर FFF तक आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है डीबी डायरेक्टिव। अगर आपने एक 1 बाइट का या 8 बिट का डाटा डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए आप जो डायरेक्टिव यूज़ करते हैं वो डीबी है। डीबी डायरेक्टिव इसके कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो डीबी डायरेक्टिव है इसके ज़रिए आप डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और आस्की फॉर्मेट्स के अंदर डाटा डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिफ़ाइन किया है डाटा 1, कोई वेरिएबल नेम आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। डाटा 1 DB 28। इट मीन्स के आप डाटा 1 को वैल्यू असाइन कर रहे हैं 28 डेसिमल और DB फॉर 8 बिट की, ये जो वैल्यू है 8 बिट की है। इसी तरह जो डाटा 2 DB आगे एक बाइनरी वैल्यू लिखी हुई है तो इसके अंदर आप 8 बिट बाइनरी फॉर्म में भी डाटा सेव कर सकते हैं। इस तरह डाटा 3 39 हेक्सा। अब यहाँ पे ये जो ORG है ये बता रहा है स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द PC। अब ORG 500 हेक्सा, इट मीन्स कि जो PC है वो 500 हेक्सा लोकेशन से अपनी वैल्यू को वो स्टार्ट कर रहा है। और ये फिर जो डाटा 1 DB ये जो डाटा रैम के अंदर जब सेव होगा तो ये 500 हेक्सा लोकेशन पे पड़ा होगा 28, या वहाँ पे 1C जो कि इसकी हेक्सा इक्विवेलेंट वैल्यू है वो सेव होगी। इस तरह डाटा 2 वो 502 लोकेशन पे सेव होगा। डाटा 3 की जो 1 बाइट है 39 हेक्सा ये 502 लोकेशन पे सेव होगी। इस तरह आगे फिर हमने ORG डायरेक्टिव यूज़ करते हुए PC की वैल्यू को चेंज कर दिया और उसको 510 हेक्सा डिफ़ाइन कर दिया। इट मीन्स कि अभी डाटा 4 है, डाटा 4 DB हमने डिफ़ाइन किया 2591 और साथ डबल ये कोटेशन मार्क्स हमने यूज़ किए। इट मीन्स कि हम ये आस्की वैल्यू डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब ये 2 की एक आस्की वैल्यू 1 बाइट की होगी, फिर 5 की आस्की वैल्यू 1 बाइट की, 9 की आस्की वैल्यू और फिर 1 की। इट मीन्स ये जो डाटा 4 लेबल है, ये वेरिएबल है, ये 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है और उसकी फ़र्स्ट जो मेमोरी के अंदर जो लोकेशन जो जिस पे वो डाटा सेव कर रहा है वो 510 है। उसके बाद 511, 512 और 513। तो आप ये कह सकते हैं कि 2591 2 की आस्की वैल्यू पड़ी होगी 510 लोकेशन पे। उसके बाद 5 की आस्की 511 लोकेशन पे पड़ी होगी, 9 की 512 और 1 की 13 पे। इस तरह अगर आप कोई अरे या कोई स्ट्रिंग वगैरह डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो ORG 518, अगर आप ये ORG बार बार डिफ़ाइन ना करें तो फिर ये कॉन्टीन्यूस कंसेक्टिव लोकेशंस पे डाटा सेव होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम ORG डायरेक्टिव यूज़ करते हुए अपनी मर्ज़ी से स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ दी अरे या जो आप स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर रहे हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये लिखा डाटा 6 DB कि मतलब ये सारी जो इंफॉर्मेशन है बाइट टाइप की है, इन्वर्टेड कॉमाज हैं, कोटेशन मार्क्स, तो ये सारे के सारे आस्की वैल्यूज़ हैं।
518 हेक्सा लोकेशन पे एम का ASCII पड़ा होगा, उसके बाद वाई का ASCII 19 लोकेशन पे, 20 लोकेशन पे ये दरमियान में स्पेस आ रही है उसका ASCII पड़ा होगा, एंड सो ऑन। तो आप इस तरह DB को यूज़ करते हुए डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर नंबर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ASCII करैक्टर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और स्ट्रिंग्स वगैरह को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और ये जो डाटा 1, डाटा 2, डाटा 4 एंड सो ऑन, ये लेबल्स हैं, आप इनको अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक्स रख लें, वाई रख लें, आप इवन के अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ओरिजिन डायरेक्टिव है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये ORG के आगे जो नंबर आता है, ये ओरिजिन डायरेक्टिव ये PC की वैल्यू को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह यहाँ पे हमने ORG 510 लिखा, तो इट मीन्स कि ये कोड जब यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा तो जैसे ही इस लाइन पे आएगा तो PC की वैल्यू को 510 कर देगा, तो PC पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा 510 हेक्सा लोकेशन को। इसके बाद एंड डायरेक्टिव है, ये जहाँ पे आपका असेंबली प्रोग्राम ख़त्म होता है उसको टर्मिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद एक और डायरेक्टिव है EQ डायरेक्टिव, और ये EQ डायरेक्टिव हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल दी हुई है, ये लिखा हुआ काउंट EQ 25, तो इसका मतलब ये है कि हमने काउंट एक कांस्टेंट डिफ़ाइन किया, उसकी वैल्यू 25 यूज़ कर ली। अब जहाँ जहाँ पे हमने 25 लिखना था वहाँ पे हम काउंट यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम कोई भी कांस्टेंट नंबर हम इस EQ के थ्रू डिफ़ाइन कर सकते हैं। और एक और कि EQ और DB में डिफरेंस क्या है, DB डायरेक्टिव में तो भी हम ये काम कर रहे थे। तो जो DB डायरेक्टिव है ये फॉर एग्जांपल अभी डाटा 1 DB 28, तो ये 1 बाइट की मेमोरी रिज़र्व हो गई है 28 को सेव करने के लिए, और वो लोकेशन है 501 हेक्सा पे, और उसका नाम या उसका लेबल हमने दिया 20 डाटा 1। जब आप DB डायरेक्टिव के थ्रू कोई नंबर डिफ़ाइन करते हैं तो उसके लिए मेमोरी स्पेस रोम के अंदर रिज़र्व हो जाती है, लेकिन जब आप EQ के थ्रू डिफ़ाइन करते हैं तो इसके अंदर मेमोरी स्पेस रिज़र्व नहीं होती। ये जब भी ये काउंट है तो काउंट जहाँ पे भी आएगा जो असेंबलर है ऑटोमेटिकली वहाँ पे 25 वैल्यू पुट कर देगा, और मेमोरी के अंदर इसकी कोई लोकेशन रिज़र्व नहीं होती। तो जहाँ पे बेसिकली ये काउंट या कांस्टेंट ये हम डिफ़ाइन किया होता है, जहाँ पे हम वो नाम लिखते हैं तो असेंबलर जो जिस पे आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे उस कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देता है। तो इस काउंट EQ 25 लाइन के लिए कोई एक्स्ट्रा से कोई मेमोरी डिफ़ाइन या लोकेशन डिफ़ाइन नहीं की हुई। उसके बाद है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर, और इसको कहते हैं फ्लैग रजिस्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, और ये ऐसा रजिस्टर है कि आप इसकी बिट बाय बिट इसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखते हैं कि ये हमारे पास ये इसको फ्लैग रजिस्टर या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर कहते हैं। इसके अंदर 8 बिट्स होते हैं, कैरी, ऑक्सिलरी, फ्लैग, F0, RS1, RS0, ओवरफ्लो, यूज़र डिफ़ाइन और P। बेसिकली ये जो सारी की सारी बिट्स हैं, जब भी आप 8051 के अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस ऑपरेशन का जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। फॉर एग्जांपल ये जो इसकी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर की 7th बिट है उसका नाम है कैरी फ्लैग, CY उसको लिखते हैं। अगर आपने 2 नंबर्स को ऐड किया फॉर एग्जांपल और आंसर 255 डेसिमल से बड़ा हो गया, या ऐसा आंसर जो 8 बिट के रजिस्टर के अंदर सेव नहीं हो सकता, तो कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। जैसे ही कैरी फ्लैग 1 होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो लास्ट ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है उसका रिज़ल्ट ऐसा था कि जो 8 बिट के साइज़ से बड़ा था। इस तरह ऑक्सिलरी फ्लैग है। ऑक्सिलरी फ्लैग बेसिकली जब आप 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपको पता है जो 1 बाइट के अंदर 2 निबल्स होती हैं, फर्स्ट 4 बिट को फर्स्ट निबल कहते हैं, और 1 बाइट की जो लास्ट 4 बिट्स होती हैं उसको सेकंड निबल कहते हैं। जब आप 2 नंबर्स को ऐड करें इस तरह के फर्स्ट निबल से डाटा ट्रांसफ़र हो सेकंड निबल के अंदर, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप 2 नंबर्स को ऐड करें और डाटा ट्रांसफ़र हो 3rd बिट से, या 3rd बिट से कैरी जनरेट होकर 4th बिट में जाए, तो उस टाइम पे जो ये ऑक्सिलरी फ्लैग है ये 1 हो जाएगा। उसके बाद ये जो F0 है
ये यूज़र डिफाइंड है, इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़र डिफाइंड फ्लैग यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और ये जो PS1 ये फर्स्ट बिट है, ये भी यूज़र डिफाइंड है। उसके बाद ये जो RS1 है, RS0, ये फ्लैग्स नहीं हैं। ये बेसिकली 8051 के अंदर रजिस्टर्स के बैंक्स हैं। उन रजिस्टर्स के बैंक्स को सिलेक्ट करने के लिए हम ये 2 बिट्स यूज़ करते हैं। अब बैंक से क्या मुराद है? 8051 के अंदर 8 रजिस्टर्स का एक ग्रुप है और वो R0 से लेकर R7 तक है, उसको हम कहते हैं रजिस्टर बैंक। तो 8051 के अंदर 8 रजिस्टर्स के 4 ग्रुप्स अवेलेबल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 8051 के अंदर, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 8 रजिस्टर्स के 4 ग्रुप्स अवेलेबल हैं, या टोटल 32 रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। जो 8 रजिस्टर का एक ग्रुप अवेलेबल है उसको हम कहते हैं रजिस्टर बैंक। और हर रजिस्टर बैंक का एक नंबर है, तो वो रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो अगर आपने रजिस्टर बैंक 0 को यूज़ करना है या रजिस्टर बैंक 0 के जो रजिस्टर्स हैं उनको यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको RS1 और RS0 को 0 करना पड़ेगा। अगर रजिस्टर बैंक 1 के रजिस्टर्स को यूज़ करना है तो RS1 पिन को 0 करना पड़ेगा और RS0 को 1 करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। और 8051 के जो रजिस्टर्स बैंक्स हैं उनके वो रजिस्टर्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं रैम के अंदर, ये उनके एड्रेसेस भी डिफ़ाइन किए हुए हैं। इनके बारे में अभी थोड़ी देर में और हम डिटेल से देखते हैं। उसके बाद है ओवरफ्लो फ्लैग। तो ओवरफ्लो फ्लैग आपको होपफुली आपको साइंड नंबर्स और अनसाइंड नंबर्स का पता होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 8 बिट अनसाइंड नंबर है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 255 है डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसी तरह अगर मैं उसी 8 बिट साइंड नंबर की बात करूं तो वो -128 से लेकर 127 तक है, +127 तक। 8 बिट साइंड नंबर्स की मिनिमम वैल्यू -128 है और मैक्सिमम वैल्यू 127 है। अब जब आप 2 साइन नंबर्स को ऐड करते हैं कि जिनमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस का ख्याल भी रख रहे हो, तो जब आप 2 साइन नंबर्स को ऐड करें और आंसर -128 से लेकर 127 जो रेंज है, इस रेंज में ना आ रहा, या -120 से आगे चला जाए, फॉर एग्जांपल -130 आ जाए, या +127 से आगे चला जाए, फॉर एग्जांपल 129 आ जाए। अगर आंसर -128 से लेकर 127 की रेंज से बाहर चला जाए तो उस टाइम पे ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाएगा। तो ओवरफ्लो फ्लैग बेसिकली हमें साइन नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन के दौरान अगर आंसर जो वैलिड रेंज है कि -128 से +127 तक, इस रेंज में नहीं आता तब ये 1 हो जाता है, अदरवाइज़ ये 0 रहता है। पैरिटी फ्लैग, तो ये बेस्ड ऑन के जो फाइनल रिज़ल्ट है, आपने जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है, वो उसमें नंबर ऑफ़ वंस अगर ऑड हैं या इवन है, उसके बेस पे ये पैरिटी फ्लैग अपने आप को 1 या 0 कर लेता है। इसकी हम आगे अभी वैल्यू देखते हैं कि क्या जब नंबर ऑफ़ बिट्स ऑड हों तब ये 1 होता है या इवन हो तब ये 1 आता है। आगे एग्जांपल में ये मेंशन है। ओके, ये अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो लिखा हुआ है कि कौन कौन से फ्लैग्स को इफ़ेक्ट करती हैं। कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग और ऑक्सिलरी फ्लैग। कैरी, ऑक्सिलरी और ओवरफ्लो फ्लैग। तो जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है वो कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग और ऑक्सिलरी फ्लैग, इन तीनों को इफ़ेक्ट करती है। तो मतलब जब आप ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो ये इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये CY, OV और AC ये अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले हो सकता है कैरी फ्लैग की वैल्यू 0, और जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई और आंसर आपका 255 से बड़ा हो गया तो कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। इट मीन्स जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है वो कैरी फ्लैग को इफ़ेक्ट कर रही है। इस तरह ओवरफ्लो को भी इफ़ेक्ट करती है और ऑक्सिलरी फ्लैग को भी इफ़ेक्ट करती है। ऐड विथ कैरी, ऐड विथ कैरी बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन है, ये 2 नंबर्स को ऐड करती है और जो कैरी फ्लैग के अंदर 1 या 0 है वो भी एडिशन के अंदर वो उसको भी ऐड कर लेती है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है, तो ये बेसिकली ये जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये वो इंस्ट्रक्शन इन फ्लैग्स को इफ़ेक्ट करती है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, ये सेट
सिंगल बिट को सेट करने के लिए क्लियर, एंड की इंस्ट्रक्शन है और की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शन जिस फ्लैग को इफ़ेक्ट कर रही है, ये टेबल ये शो कर रहा है। इन इंस्ट्रक्शन को हम डिटेल से इंशाल्लाह आगे चैप्टर्स के अंदर हम इनको स्टडी करेंगे, जब इन इंस्ट्रक्शंस को हम कोडिंग के अंदर यूज़ करेंगे। ये एंड की इंस्ट्रक्शन है, कैरी फ्लैग बिट वाइज इंस्ट्रक्शन है। कैरी फ्लैग को आप किसी बिट के साथ एंड कर रहे हैं। फिर ये और है, ये मूव है, ये जंप की इंस्ट्रक्शन है। इन सब को डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अभी सिर्फ आपने यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कौन से फ्लैग को इफेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। द फ्लैग बिट्स अफेक्टेड बाय द ऐड इंस्ट्रक्शंस आर CY, कैरी, पैरिटी एंड ऑक्सिलरी एंड ओवर। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, मूव A 38 हेक्सा, और उसके बाद ऐड A to FH। ये हम बेसिकली A के अंदर पे 38 हेक्सा वैल्यू मूव करवा रहे हैं और उसके अंदर 25 हेक्सा उसको ऐड करवा रहे हैं। हमसे पूछा गया है कि आप बताएं कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऐड इंस्ट्रक्शन कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, एक्सिलरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग की क्या वैल्यूज़ होंगी। तो ये 38 को आप 25 में ऐड करें तो ये आंसर बन जाता है जी 67 हेक्सा। और 67 हेक्सा क्योंकि कैरी जनरेट नहीं हुआ या आंसर 8 बिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं हुआ, क्योंकि 67 हेक्सा को हम 8 बिट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आंसर यहाँ पे 9th बिट का आ जाता कि ऐसा नंबर आ जाता जिसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल ना होता, तो उस टाइम पे जो कैरी फ्लैग है वो 1 हो जाता। अभी क्योंकि ये 67 आंसर है जो कि इसको 8 बिट के साथ इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि जो कैरी फ्लैग है वो वैल्यू 0 है। अगर डबल F से आंसर या 255 डेसिमल से आंसर एक्सीड कर जाता तो कैरी फ्लैग 1 हो जाता। अब ऑक्सिलरी फ्लैग, ये आप अगर सिंपल एडिशन करें, ये पहले ही 3 बिट्स ये फर्स्ट निबल है 1000, सेकंड निबल है टेट्रा 1, इन दोनों को ऐड करें तो ये थर्ड बिट में ये 1 है, ये 1 है, तो 1 + 1 आंसर 0 आ गया। और यहाँ से कैरी इधर गया फोर्थ बिट में 1। तो चूँकि थर्ड बिट से कैरी जनरेट होकर फोर्थ बिट में जा रहा है, तो इस वजह से AC की वैल्यू 1 होगी। तो ऑक्सिलरी फ्लैग उस टाइम पे 1 आता है जब आंसर थर्ड बिट से जनरेट होकर फोर्थ बिट में जाए। और अब यहाँ पे ये ऑड पैरिटी है कि 5 नंबर ऑफ वंस हैं आंसर के अंदर या एडिशन के रिज़ल्ट में, तो इट हैज़ 5 वंस, सो P is 1। तो जब भी नंबर ऑफ वंस की तादाद ऑड होगी तो P फ्लैग की वैल्यू 0 होगी, और जब भी नंबर ऑफ वंस की तादाद इवन होगी तो P फ्लैग की वैल्यू या पैरिटी की वैल्यू 0 होगी। तो ये बेसिकली ऑड पैरिटी फ्लैग है P। नेक्स्ट एग्जांपल है 9C और 64 हेक्सा। पहले A के अंदर 9C मूव किया, उसके बाद 64 मूव किया। अब इन दोनों को ऐड किया तो आफ्टर द एडिशन आंसर आया था 100 हेक्सा के अंदर। तो A के अंदर तो चूँकि 8 बिट सेव हो सकते हैं, तो ये फर्स्ट 8 बिट 00 है, ये A के अंदर सेव हो गया। अब ये जो 1 है, अब आंसर हमारा 8 बिट से ज़्यादा हो गया क्योंकि ये 00 है, और ये जो एक्स्ट्रा 1 आ रहा है, ये एक्स्ट्रा 1 कैरी फ्लैग को बंद कर देगा, क्योंकि अब बिट नंबर 7 से आंसर आगे बिट 8 के अंदर जा रहा है, तो इस वजह से कैरी फ्लैग 1 है। या आंसर हमारा डबल F से, क्योंकि डबल F के अंदर 1 ऐड करें तो वो 100 बनता है, तो आंसर हमारा डबल F से ज़्यादा हो गया, इस वजह से कैरी फ्लैग 1 है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में देखें हेक्सा में आंसर आ रहा है जी 100, तो आंसर है ये डेसिमल में 256। तो 256 आंसर क्योंकि 0 से लेकर 255 की जो रेंज है उससे बड़ा हो गया, इस वजह से जो कैरी फ्लैग है वो 1 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड बिट से फोर्थ बिट की तरफ वो डाटा जा रहा है, कैरी जा रहा है, तो इस वजह से AC फ्लैग भी 1 है। और
फाइनल जो हमारा ए के अंदर ये 8 बिट का है आंसर, इसमें नंबर ऑफ़ वन ज़ीरोज़ हैं, मतलब एक भी वन नहीं आया या 0 1 आया है, तो इवन नंबर ऑफ़ वंस हैं तो इस वजह से पी की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, पहले ए के अंदर मूव कर रहे हैं 88 हेक्सा, फिर ऐड कर रहे हैं उस वैल्यू के अंदर 93। अब ये आंसर भी 9 बिट के ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये 1 1 बी, तो ये बी भी 4 बिट का है, ये 1 भी 4 बिट का है, और ये वाला 9th बिट में ये 1 जा रहा है। तो आंसर हमारा 255 से एक्सीड कर गया। आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं 1 1 बी, तो आंसर आ रहा है 283। 283 0 से लेकर 255 की रेंज से बाहर चला गया, इस वजह से कैरी फ्लैग 1 हो गया। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि D7 से कैरी जा रहा है D8 के अंदर, तो इस वजह से कैरी फ्लैग 1 है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डबल एफ से आंसर एक्सीड कर गया, डबल एफ हेक्सा से, तो इस वजह से कैरी फ्लैग 1 हो गया। ऑक्सिलरी फ्लैग 0 है क्योंकि D3 से D4 की तरफ कोई बिट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, क्योंकि D3 पे 1 है इधर और इधर 0 है, तो 1 + 0 1 आ गया। तो अब यहाँ से कोई कैरी आगे नहीं गया, D3 से D4 की तरफ कैरी नहीं गया, इस वजह से AC की वैल्यू 0 है। नंबर ऑफ़ वंस 4 हैं जो कि इवन है, इस वजह से P की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसको हम आगे भी आने वाले लेक्चर्स के अंदर ये जो पोर्शन है इसको बार बार हम यूज़ करेंगे, ये कोडिंग के अंदर भी यूज़ होगा। तो जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर 128 बाइट रैम की अवेलेबल है, जो 128 बाइट्स ऑफ रैम वो अवेलेबल है, और उस रैम को 8051 के अंदर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। ये है जी 8051 की रैम है, और ये रैम की फर्स्ट बाइट है, इस तरह सेकंड बाइट है एंड सो ऑन। तो ये रैम की जो मिनिमम एड्रेस, इसका जो रैम का एड्रेस स्टार्ट होता है वो 0 से लेकर 7F तक है, और 7F अगर हम इसको देखें, 7F बनता है 127 बाइट्स और एक ये 0 वाली, तो टोटल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 128 बाइट्स की जो रैम है वो 8051 के अंदर अवेलेबल है। अब जो ये पहले 00 से लेकर 007 तक, अब यहाँ पे जो फर्स्ट बाइट है 0 वाली, उसको हम कहते हैं वो एक रजिस्टर है और उसका नाम है R0। इस तरह जो 01 लोकेशन है वो दूसरा रजिस्टर है, उसका नाम है R1 एंड सो ऑन। और ये वाली जो लास्ट लोकेशन है ये है जी R7। तो ये ओवरऑल 00 से लेकर 07 तक 8 बाइट बनते हैं या 8 रजिस्टर्स बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं रजिस्टर बैंक। तो ये हमारा पहला जो है ना 8 बिट का रजिस्टर बैंक है। इसके बाद 08 से लेकर 0F तक ये दूसरा 8 बिट का रजिस्टर बैंक है। इसी तरह 10 से लेकर 17 तक नेक्स्ट 8 बिट ये सेकंड रजिस्टर बैंक 2, और 18 से लेकर 1F तक जो है वो रजिस्टर बैंक 3 है। तो 8051 के अंदर बेसिकली 4 रजिस्टर बैंक्स हैं, और हर रजिस्टर बैंक के अंदर 8 रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, और हर रजिस्टर का साइज़ 8 बिट है। और अगर आपने रजिस्टर बैंक्स को यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर बैंक 0 को यूज़ करना है, तो वो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा कि बैंक 0 को सिलेक्ट करने के लिए ये कंट्रोल पिन्स हैं फ्लैग रजिस्टर के अंदर, RS1 और RS0 को 00 होना चाहिए। अगर रजिस्टर बैंक 1 के रजिस्टर्स को यूज़ करना है तो वो 0 है, RS1 को 0 करेंगे, RS0 को 1 करेंगे एंड सो ऑन। तो इट मीन्स कि 00 से लेकर 1F लोकेशन तक जो रैम है वो रिज़र्व है रजिस्टर बैंक 0 से लेकर रजिस्टर बैंक 3 के लिए। अब एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर रजिस्टर बैंक में रजिस्टर्स का नाम सेम है। फॉर एग्जांपल ये जो 00 लोकेशन है ये R0 रजिस्टर है। इस तरह रजिस्टर बैंक 1 इसकी जो 08 लोकेशन है ये भी R0 रजिस्टर है। रजिस्टर बैंक 2 इसकी ये जो फर्स्ट लोकेशन 10 है ये भी R0 रजिस्टर है। रजिस्टर बैंक 3 इसकी फ़र्स्ट लोकेशन है 18, तो ये भी R0 रजिस्टर है। इसी तरह हर रजिस्टर बैंक के अंदर जो रजिस्टर्स अवेलेबल हैं उनका नाम है R0 से लेकर R7 तक। तो इसको मैं नेक्स्ट अगर स्लाइड में यहाँ पे दिखाऊँ
तो बेसिकली ये है कि ये रजिस्टर बैंक ज़ीरो है, उसके ज़ीरोथ लोकेशन पे, या ये रैम की अब ज़ीरो लोकेशन है, उस पर R0 पड़ा हुआ है, R0 ऑफ बैंक ज़ीरो। इस तरह लोकेशन 1 पे जो मेमोरी है उसका नाम है रजिस्टर 1 R1, और वो R1 है बैंक ज़ीरो का। इसी तरह बाकी बैंक 1 के अंदर भी R0 से लेकर R7 तक रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, और बैंक 2 के अंदर भी R0 से R7, और बैंक 3 के अंदर R0 से R7। तो आप ये कह सकते हैं कि 8051 रैम के अंदर 0 से लेकर 18 हेक्सा लोकेशन तक रजिस्टर बैंक्स, 4 रजिस्टर बैंक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और हर रजिस्टर बैंक में 8 रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, और उनका नाम है R0 से लेकर R7, और हर रजिस्टर का जो साइज़ है वो 8 बिट का है। ये सारे के सारे रजिस्टर्स 8 बिट के हैं या 1 बाइट के हैं। तो अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आप बैंक ज़ीरो का R0 यूज़ कर सकते हैं, रजिस्टर बैंक 1 का R0 यूज़ कर सकते हैं, बैंक 2 का R0 यूज़ कर सकते हैं, और बैंक 3 का R0। तो आप इन चारों R0s के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये चारों R0s या इस तरह के बाकी जो R रजिस्टर्स हैं बेशक उनका नाम सेम है, लेकिन क्योंकि उनका बैंक डिफरेंट है तो उनकी मेमोरी लोकेशन भी डिफरेंट है। तो आप इन चारों R0s के अंदर स्विचिंग बैंक्स की स्विचिंग करके वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ सेव कर सकते हैं। तो ये R0 बैंक ज़ीरो का, बैंक 1 का R0, ये आपस में डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट है जी, अभी हमने देखा कि जो फर्स्ट 32 बाइट्स हैं वो रजिस्टर बैंक्स के लिए रिज़र्व हैं, और 4 रजिस्टर बैंक्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है जी 20 हेक्सा लोकेशन से लेकर 2F हेक्सा लोकेशन तक ये मेमोरी जो बनती है, ये है जी 2F-20। तो ये F या 15 बाइट्स की जो मेमोरी है 20 से लेकर 2F तक। तो ये यहाँ पे जितनी भी ये 15 बाइट्स बन रहे हैं, 15 बाइट्स को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है जी 120। तो 120 बिट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो रैम का ये वाला पोर्शन है 20 से लेकर 2F तक, इसके आप हर बिट को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। ये जो रजिस्टर बैंक्स हैं R0, ये बैंक 0 से लेकर बैंक 3 तक, इनकी ये जो बाइट्स हैं ये बाइट बाई बाइट एक्सेसिबल हैं। कि आप इस तरह नहीं कर सकते कि रजिस्टर बैंक 0 का R0 रजिस्टर, उसकी 5th बिट को आप एक्सेस कर रहे हैं, इस तरह पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो बिट एड्रेसेबल रैम है जिसका 20 से लेकर 2F तक जो इसकी रेंज है, इसके अंदर यहाँ पे जितने भी ये मेमोरी अवेलेबल है ये बिट एड्रेसेबल है। कि आप हर जो रैम है, रैम का ये पोर्शन, उसके अंदर जितनी भी बाइट्स हैं और बाइट्स के आगे जितनी बिट्स हैं, आप हर बिट को इंडिविजुअली 1 या 0 सेट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इस वजह से बिट, इसको कहते हैं बिट एड्रेसेबल रैम। और ये वाला जो पोर्शन था बैंक 0 से लेकर बैंक 3, ये बाइट एड्रेसेबल था कि आप जस्ट 8 बिट का डाटा ये राइट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। लेकिन बिट एड्रेसेबल रैम में आप बाइट बाई बाइट डाटा, उसको बाइट बाई बाइट भी डाटा उसके अंदर रीड राइट कर सकते हैं, और बिट बाई बिट भी उसके अंदर डाटा वो कर सकते हैं। इसके अंदर है जी नेक्स्ट है 30 लोकेशन से लेकर 7F लोकेशन तक। अब 7F से लेकर 30 इसको कहते हैं स्क्रैच पैड रैम। तो ये भी बाइट एड्रेसेबल है, और ये जनरल पर्पज़ है कि हम अपने प्रोग्राम को अंदर अगर लॉजिक वगैरह बना रहे हैं और हमने रैम का कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन चाहिए, तो वो हम 30 से लेकर 7F लोकेशन तक जो रैम है उसको हम वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास 8051 की रैम थी। इसकी समरी ये है कि 8051 में 128 बाइट की रैम अवेलेबल है। फर्स्ट 32 बाइट्स वो रिज़र्व हैं फॉर रजिस्टर बैंक्स, बैंक 0 से लेकर बैंक 3 तक,
और हर रजिस्टर बैंक में 8 रजिस्टर्स अवेलेबल हैं और उनका नाम है R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 एंड R7 और हर रजिस्टर का साइज़ 8 बिट का है। इसके बाद 20 से लेकर 2F मेमोरी लोकेशन, ये बिट एड्रेसेबल रैम है। आप यहाँ पे मेनली जिसकी इंडिविजुअल बिट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं, उनको राइट कर सकते हैं। और इस तरह ये 30 से लेकर 7F तक जो है लोकेशन है, जनरल पर्पज़ रैम है, आप इसको इन जनरल यूज़ कर सकते हैं अपने। इसके साथ ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर रजिस्टर बैंक 1। रजिस्टर बैंक 1 जो है, रजिस्टर बैंक 1 की जो मेमोरीज लोकेशन है 08 से लेकर 05 तक, ये सेम मेमोरी लोकेशंस ये स्टैक भी यूज़ करता है। वो कैसे यूज़ करता है हम अभी थोड़ी देर में उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है कि 8051 के अंदर 4 रजिस्टर बैंक्स हैं और उनके अंदर R0 से लेकर R7 तक रजिस्टर्स अवेलेबल हैं और ये सब के एड्रेसेस वगैरह ये मेंशन किए हैं। अब ये है कि आपको पता है कि 8051 में 4 रजिस्टर बैंक्स अवेलेबल हैं, बैंक 0 से लेकर बैंक 3 तक। तो अब इन बैंक्स की स्विचिंग कैसे करें, तो उसके लिए फ्लैग रजिस्टर के अंदर RS1 और RS0 जो बिट्स हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो लिखा हुआ है कि बैंक 0 सेलेक्टेड होगा अगर RS1 0 है, RS0 0 है। बैंक 1 सेलेक्ट होगा अगर RS1 0 है और RS0 1 है एंड सो ऑन। तो इस RS1 को और RS0 को सेट करने के लिए ये सेट बी की इंस्ट्रक्शन है और क्लियर करने के लिए मतलब ज़ीरो करने के लिए क्लियर की इंस्ट्रक्शन है। ये यहाँ पे अब एग्जांपल्स गिवन है। ये एग्जांपल्स बेसिकली ये बता रहे हैं कि हम रजिस्टर्स के अंदर डाटा किस तरह मूव कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मूव R0 99 हेक्सा। तो ये क्या करेगा, R0 के अंदर 99 हेक्सा की वैल्यू मूव कर देगा। अब ये R0 कौन से बैंक का है ये डिपेंड करता है कि इससे पहले RS1 और RS0 की क्या वैल्यूज़ थी। अब अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि RS1 भी 0 था और RS0 भी 0 था, तो ये वैल्यू बेसिकली R0 की बैंक 0 के R0 में 99 वैल्यू मूव कर देगा और ये इंस्ट्रक्शन बैंक 0 के R1 में 85 वैल्यू लोड कर देगा। अब सेकंड वे ये है, ये तो हमने रजिस्टर्स के नाम को यूज़ करते हुए उनके अंदर वैल्यूज़ को मूव करवाएं। सेकंड वे ये है कि आप डायरेक्ट उस रजिस्टर का रैम के अंदर जो एड्रेस है अगर आपको याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक 0 का जो R0 रजिस्टर है उसका एड्रेस है 0, बैंक 0 का जो R1 रजिस्टर है उसका एड्रेस है 1, तो आप ये भी लिख सकते हैं मूव 0099 हेक्सा। तो ये क्या करेगा, 00 रैम की 00 लोकेशन पे 99 हेक्सा वैल्यू मूव कर देगा। और क्योंकि 00 लोकेशन को ही हम R0 कहते हैं तो वे बेसिकली बैंक 0 के रजिस्टर R0 में 99 वैल्यू सेव कर रहा है। इस तरह मूव 01 85 हेक्सा, तो ये क्या कर रहा है, रैम की 01 हेक्सा लोकेशन पे 85 वैल्यू मूव करवा रहा है और 01 हेक्सा लोकेशन का कोई हमने R1 का नाम दिया हुआ है, तो ये बेसिकली R1 के अंदर डाटा सेव कर रहा है। इस तरह अगर आप यहाँ पे ये लिख दें 8 और 9 यूज़ कर लें, यहाँ पे 8 यूज़ कर लें 08 और 09, तो ये वैल्यूज़ रजिस्टर बैंक R1 रजिस्टर बैंक 1 के R0 और R1 में डाटा सेव कर देगा 99 और 85। अब यहाँ पे हम बेसिकली ये सेट कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो RS1 और RS0 बाय डिफ़ॉल्ट उनकी वैल्यूज़ 0 होती हैं, तो हम सेट भी PSW.4 तो PSW जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर है उसकी 4th बिट को हम 1 कर रहे हैं और 4th बिट है RS1, तो RS1 जब 1 होगा तो RS0 0 ही है बाय डिफ़ॉल्ट, तो 1 और 0 तो ये रजिस्टर बैंक 2 सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमने जब ये पहले इंस्ट्रक्शन मेंशन कर दी
तो ये इंस्ट्रक्शन अब हमारे रजिस्टर बैंक 2 को सिलेक्ट कर रही है। अब अगर हम लिखेंगे मूव R099 एग्ज़ा, तो अब ये वाली जो वैल्यू है बैंक 2 के R0 रजिस्टर में जाएगी, और ये मूव R185 एग्ज़ा ये बैंक 2 के R1 रजिस्टर के अंदर ये वैल्यू 85 एग्ज़ा जाएगी। इसके बाद है जो रैम का एक और पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं स्टैक। तो ये स्टैक है, ये भी प्रोग्रामिंग के अंदर टेम्परेरी तौर पर इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए यूज़ होता है। और स्टैक मेमोरी रैम के अंदर जो स्टैक पोर्शन है, क्या रैम का ऐसा हिस्सा जिसको हम स्टैक कहते हैं, उस हिस्से को एक्सेस करने के लिए या उस पार्ट को एक्सेस करने के लिए जो रजिस्टर यूज़ होता है उसको कहते हैं स्टैक पॉइंटर। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रैम के अंदर एक पोर्शन है जिसको मेमोरी, कुछ ऐसी मेमोरी भी अवेलेबल है जिसको हम स्पेशल नेम उसको कहा हुआ है स्टैक है। अब उस स्पेशल मेमोरी को जब आपने एक्सेस करना है तो ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर आप उस स्पेशल मेमोरी या स्टैक का एड्रेस पुट करेंगे, उस रजिस्टर को हम कहते हैं स्टैक पॉइंटर रजिस्टर या एसपी रजिस्टर। तो अब जब फर्स्ट टाइम 8051 को पावर अप करते हैं या ऑन करते हैं, तो जो एसपी रजिस्टर होता है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है 07। इट मीन्स कि जो एसपी रजिस्टर है, जो स्टार्टिंग वैल्यू है इसकी 07। तो जो फर्स्ट स्टैक की जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन बनती है वो है 08। 07 स्टार्टिंग वैल्यू होती है एसपी की, और जब हम स्टैक को एक्सेस करते हैं तो एसपी की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होती है, और इंक्रीमेंट हो के जो नई एसपी की वैल्यू आती है उससे वो डाटा एक्सेस करता है। और वो अगर स्टार्टिंग वैल्यू 07 है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो वो 08 बन जाएगा, और वो 08 लोकेशन पे वो जो डाटा है वो एक्सेस करेगा। अब स्टैक के अंदर अगर आपने डाटा सेव करना है स्टैक के अंदर, अब ये जो मेमोरी का पोर्शन है ये वाला 08 से ऑनवर्ड, 08 से लेकर 7F तक, आप इसको स्टैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2, 3, रीड एड्रेसेबल, स्क्रैच पैड रैम, और ये इसके तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम स्टैक के तौर पे यूज़ कर रहे हैं 08 से ऑनवर्ड लोकेशंस को, तो उसके लिए हम एसपी रजिस्टर यूज़ करेंगे, और फिर स्टैक के अंदर हम या मेमोरी के अंदर, स्टैक मेमोरी के अंदर अगर आपने डाटा इसके अंदर पुट करना है, सेव करना है, तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वह पुश इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये एसपी इज़ पॉइंटिंग टू द लास्ट यूज लोकेशन ऑफ द स्टैक। एसपी जो स्टैक की लास्ट लोकेशन है उसको पॉइंट कर रहा होता है, और उसके बाद हम जैसे ही हम पुश करते हैं तो एसपी की आफ्टर वी पुश द डाटा ऑन टू द स्टैक द वैल्यू ऑफ द एसपी इज़ इंक्रीमेंटेड। तो डाटा पुश करने के बाद जो एसपी की वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट कर जाती है। अब अगर आपने स्टैक से डाटा वापस उठाना है तो उसके लिए जो हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं वह पॉप की इंस्ट्रक्शन है। तो पॉप की इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है कि सबसे पहले जो एसपी की करंट वैल्यू होती है वहाँ से वो डाटा उठा के रजिस्टर के अंदर लेके आती है, और फिर स्टैक की वैल्यू, वो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाती है। इसको एग्जांपल से देखते हैं, फिर ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, ये एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, शो द स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर फ्रॉम द फॉलोइंग, अज्यूम द डिफ़ॉल्ट स्टैक एरिया। अब मूव R6 25 एग्जा R1 R4। अब आप अज्यूम कर लें कि ये रजिस्टर बैंक 0 उसके रजिस्टर्स हैं। जब भी मेंशन नहीं होगा RS0 और RS1 की वैल्यू हमें नहीं पता होगी कि वो 0 है या 1 है, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो दोनों 0 है। तो अगर आप दोनों वैल्यूज़ को 0 अज्यूम कर लें तो ये रजिस्टर बैंक 0 के R6 में 25 पड़ा है, बैंक 0 के R1 में 12 एग्जा, और बैंक 0 के R4 में 0F3 वैल्यू पड़ी है। अब हम ये लिख रहे हैं पुश 6। तो पुश 6 ये क्या करेगा,
ये जो R6 की वैल्यू है, क्योंकि R6 का जो एड्रेस है रैम के अंदर वो 6 है, तो इस एड्रेस पे R6 पे ये R6 का ये एड्रेस है 6, इस 6 एड्रेस पे जो 25 एक्सा वैल्यू पड़ी है उसको स्टैक के अंदर पुश कर देगा। तो ये अब किस तरह पुश करेगा ये देखें, SP07, तो पहले ये वैल्यू 25 प्लेस कर देगा 08 लोकेशन पे, और फिर SP की जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसकी वर्किंग को दोबारा देखें। जैसे हम पुश 6 करेंगे तो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा कि जो SP की करंट वैल्यू है 1 से इंक्रीमेंट होगी, और जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वहाँ पे वो वाली वैल्यू जाके सेव हो जाएगी। तो SP की करंट वैल्यू थी 0, जैसे ही स्टैक फर्स्ट टाइम पावर हमने ऑन की 8051 की, तो स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द SP 07। जैसे हमने पहली पुश की इंस्ट्रक्शन यूज़ की तो SP की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुई, तो SP का एड्रेस हो गया 08। अब ये रैम की 08 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, और इस लोकेशन पे जो 6 है R6 की वैल्यू 25 एक्सा वो यहाँ पे चली जाएगी। इसके बाद हम जब दूसरी दफ़ा करेंगे पुश 1, तो ये बेसिकली पुश कर रहे हैं R1 को। तो R1 SP की वैल्यू 08 थी पहले, 1 से इंक्रीमेंट होगी 09 होगी, और 09 लोकेशन पे ये R1 का डाटा चला जाएगा। इसके बाद हम करेंगे पुश 4, तो जैसे ही पुश 4 करेंगे SP की वैल्यू 1 का इंक्रीमेंट होगी 09 से 0A पे चली जाएगी, और इस 0A लोकेशन पे जो 0F3 वैल्यू है, बेसिकली F3 लास्ट 8 बिट्स वो यहाँ पर सेव हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो स्टैक का जो पॉप ऑपरेशन है वो किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म करता है। पॉप, अब आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो 3 लाइनें हैं ये इसी कोड के बाद लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट टाइम हम जब रन करेंगे पॉप 3, तो ये R3 का रजिस्टर बैंक में R3 जो रजिस्टर है उसका ये एड्रेस है। तो पॉप R3 करेंगे तो करंट वैल्यू ऑफ दी, ये स्टार्टिंग वैल्यू गिवन है, स्टार्टिंग वैल्यू गिवन है कि स्टार्ट आप अज्यूम कर लें कि जो SP की स्टार्टिंग वैल्यू है वह है 0B। तो अब इसमें क्या होगा कि जो SP की वैल्यू है वो 1 से डिक्रीमेंट होगी, और 1 से डिक्रीमेंट होने के बाद जो ये 54 वाली वैल्यू है ये पॉप हो जाएगी R3 रजिस्टर के अंदर। तो बेसिकली इस स्टेप में ये स्टार्टिंग वैल्यू है। आफ्टर पॉप 3 जब आप करेंगे तो 0B लोकेशन से जो ये 54 एक्सा डाटा पड़ा होगा वो R3 के अंदर चला जाएगा। इसी तरह अगर आप पॉप 5 करेंगे तो SP की वैल्यू पहले 0A थी, दोबारा 1 से डिक्रीमेंट होगी 09 पे आएगी, तो जो 0A पे डाटा पड़ा होगा वो R5 के अंदर चला जाएगा। पॉप 2, तो ये बेसिकली फिर उसी तरह SP की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट करेगी, और जो 09 लोकेशन थी उससे डाटा ट्रांसफ़र कर देगी R2 के अंदर। ओके, तो इस पुश और पॉप की और स्टैक की समरी ये है कि 08 एक्सा लोकेशन से ऑनवर्ड जो रैम है उसको हम एज ए स्टैक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और स्टैक के अंदर जब आपने डाटा सेंड करना है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन पुश इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है, और अगर आपने स्टैक से डाटा दोबारा रजिस्टर्स के अंदर लेके आना है तो उसके लिए पॉप इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। जब हम पुश करते हैं तो सबसे पहले SP की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती है, और इंक्रीमेंटेड वैल्यू पे जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू पे SP की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, और उस रैम के उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी होती है रैम के उस एड्रेस पे जाके वो वैल्यू सेव हो जाती है। और जब हम पॉप करते हैं तो सबसे पहले वो जो पॉप वाली वैल्यू होती है वो उस रजिस्टर के अंदर जाके सेव होती है, फिर SP की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाती है। अब ये है पुश और पॉप के ज़रिए स्टैक को यूज़ करना है।
अब दूसरा है स्टैक ऑटोमेटिकली भी यूज़ हो जाता है। ऑटोमेटिकली कब यूज़ होता है, हम ये आगे देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कि अगर आपने कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया हुआ है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो अगर आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल की इंस्ट्रक्शन जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन का फ़्लो है उस कॉल इंस्ट्रक्शन से उस फंक्शन पे जंप कर जाता है जहाँ पे वो फंक्शन आपने डिफ़ाइन किया होता है। अब आपने जब किसी फंक्शन को कॉल किया तो आपकी जो पीसी की वैल्यू है वो उस फंक्शन जहाँ से वो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है उसको पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देगी। वो सारा का सारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद अब कॉल के बाद जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी उसने एग्जीक्यूट होना है। तो जो स्टैक है वो क्या करता है, उस कॉल के बाद जो लिखी हुई इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस स्टैक के अंदर सेव कर देता है, स्टैक मेमोरी के अंदर। और जब वो फंक्शन सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर पीसी अपनी स्टैक से वो अपनी वैल्यू दोबारा लोड करता है, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दोबारा लोड करता है जो कि कॉल के बाद लिखी होती है, और वो फिर ऑटोमेटिकली कॉल के बाद वाली इंस्ट्रक्शन पे जंप कर जाता है। तो इस तरह हम बेसिकली जो स्टैक है वो ऑटोमेटिकली कॉल इंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होता है। कॉल इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हम एक फ़ंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन एग्जीक्यूशन जैसे ही फंक्शन की वैल्यू हम कॉल करते हैं तो कॉल इंस्ट्रक्शन के बाद जो इंस्ट्रक्शन आती है उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली स्टैक के अंदर सेव हो जाता है। जब उस फंक्शन की यूज़र डिफाइंड फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, अब प्रोग्राम ने दोबारा रिटर्न करना होता है कॉल के बाद वाली इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो कॉल के बाद वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसका जो एड्रेस है वो स्टैक के अंदर पहले से सेव होता है। वो एड्रेस जब फंक्शन की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है वो एड्रेस स्टैक से उठाकर दोबारा पीसी के अंदर आता है, और तो प्रोग्राम इस तरह कॉल के ऊपर आता है, कॉल से फंक्शन एग्जीक्यूट करता है और दोबारा स्टैक से एड्रेस लेते हुए वापस कॉल के बाद जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर ये बताया हुआ है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है स्टार्ट इसकी स्टैक पॉइंटर की वो 07 है, और या जो फर्स्ट वैल्यू जिसके ऊपर स्टैक बाय डिफ़ॉल्ट डाटा सेव करता है वो 08 है। लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि रजिस्टर बैंक 1 उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट की गई है वो 08 से लेकर 0F तक है, और जो स्टैक की बाय डिफ़ॉल्ट एसपी की वैल्यू है वो 07 है, या जब डाटा सेव करती है तो 08 पे आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि रजिस्टर बैंक 1 और स्टैक जो मेमोरी है ये ओवरलैप हो रही है। तो आप एट द सेम टाइम रजिस्टर बैंक 1 और स्टैक को यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपकी रजिस्टर बैंक 1 यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको उस टाइम पे स्टैक यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टैक को बाय डिफ़ॉल्ट उसकी पुश पॉप को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इसी मेमोरी लोकेशन पे डाटा को अपडेट कर देगा। तो रजिस्टर बैंक 1 का डाटा अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप रजिस्टर बैंक 1 के R0 से R7 के अंदर कोई डाटा चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली स्टैक के अंदर चेंज होता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं रजिस्टर बैंक 1 और स्टैक कन्फ्लिक्ट इस वजह से है क्योंकि रजिस्टर बैंक 1 भी वही मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, और स्टैक भी उन्हीं मेमोरी लोकेशंस को बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस कर रहा है। तो अगर आप एक के ज़रिए मेमोरी को चेंज करते हैं तो इट मीन्स आप दोनों को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की जो फिज़िकल मेमोरी है वो सेम है। तो अब इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए कि हम रजिस्टर बैंक 1 को भी यूज़ कर रहे हैं और स्टैक को भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एसपी की वैल्यू को चेंज कर दें। जो स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द एसपी 07 थी उसको हम किसी और लोकेशन पे पॉइंट करवा दें। ये देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, मूव एसपी, आप मैनुअली एसपी के अंदर 5F हेक्सा लोकेशन या कोई और हेक्सा लोकेशन, फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि 00 से लेकर 20 तक तो मेमोरी रिज़र्व है रजिस्टर बैंक्स के लिए, और 20 से 2F के लिए बिट एड्रेसेबल रैम के लिए। तो आप 30 से 7F तक
ये सारी हमारे पास जो रैम है ये जनरल पर्पज़ रैम अवेलेबल है। आप तो आप इस रैम को यूज़ कर लें एज ए स्टैक का जो डाटा है उसको सेव करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, चाहे आप 30 लोकेशन या यहाँ पे 30 से 75 तक दरमियान में कोई भी नंबर वो एसपी के अंदर लोड कर दें। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं बेसिकली एसपी के अंदर या स्टैक पॉइंटर के अंदर वैल्यू मूव कर रहे हैं 5f। तो ये 5x60 तो ये एसपी की स्टार्टिंग वैल्यू है 5f। अब हम प्रोग्राम मूव करते हैं R2 R1 R4 और दोबारा पुश करते हैं 2 1 एंड 4। अब क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द एसपी है 5f, अब जब फर्स्ट टाइम पुश की इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी तो 5f में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो बन जाएगा 60 और पुश 2 का मतलब है 5f के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हुआ, एसपी की वैल्यू 60 होगी तो R2 की जो वैल्यू है वो 60 लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगी। तो अब इस तरह अगर मैं अब पुश R1 करता हूँ तो एसपी की जो करंट वैल्यू है 1 से इंक्रीमेंट हुई 61 पे चली गई और जो R1 की वैल्यू है वो 61 एक्सा लोकेशन पे सेव होगी। इसी तरह फिर ये एसपी की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट हुई और F3 62 पे चला गया। तो अगर हम एसपी के अंदर मैनुअली कोई वैल्यू मूव करवा लें 30 से ऑनवर्ड कोई भी वैल्यू 7f तक, तो उससे ये होगा कि हमारी जो ये वाली स्क्रैच पैड रैम थी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब जो हमारा ये दरमियान में रजिस्टर बैंक 0 से 3 तक और ये बिट एड्रेसेबल रैम, अब इसको हम फ्रीली अपने लॉजिक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब हमें कोई इशू नहीं है कि इनके दरमियान में ओवरलैप हो जाएगा, तो आप एक को चेंज करेंगे तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा। तो अब आप बैंक 0 से बैंक 3 को भी इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं और बिट एड्रेसेबल रैम को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एसपी को 30 से लेकर 7f तक यहाँ पे कहीं पॉइंट आउट करवाया हुआ है, तो जहाँ पे एसपी पॉइंट आउट करेगा, अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द एसपी 30 से लेकर 7f तक कहीं उसको लोड कर देंगे, तो फिर बेसिकली जो आप स्क्रैच पैड रैम है इसी को ही यूज़ कर रहे हैं एज ए स्टैक के तौर पर। ओके, तो ये था हमारा स्टैक, पुश पॉप और स्टैक से रिलेटेड जो इशू है और उसको रिज़ॉल्व कैसे करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैक है वो रजिस्टर बैंक 1 की मेमोरी लोकेशन को यूज़ कर रहा होता है, तो हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं बाय मैनुअली अपडेटिंग द एड्रेस ऑफ द स्टैक बाय मूविंग द वैल्यू इन एसपी रजिस्टर और द वैल्यू शुड बी फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 30 hexa टू 7f। तो अगर आप स्क्रैच पैड रैम को ही बेसिकली यहाँ पे आइडिया मेन ये है कि आप स्क्रैच पैड रैम को ही एज ए स्टैक के तौर पे यूज़ कर रहे हैं बाय मूविंग द वैल्यू सम वैल्यू इन एसपी रजिस्टर, और उस जो वैल्यू आप मूव करेंगे वो 30 से लेकर 7f तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।